बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 32 ऑफ 6CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आज हम कवर करेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल टास्क एंड पेजिंग का कॉन्सेप्ट। तो पहले हमने देखा था कि हमारे पास जो प्रोग्रामिंग हम कर रहे होते हैं उसमें जब हम मेमोरी को डिवाइड करते हैं तो मेमोरी को हम फिक्स पार्टीशंस में डिवाइड कर देते हैं, जो कि पहले ही लोडिंग के टाइम पर या इनिशियलाइजेशन ऑफ मेमोरी के टाइम पर हम फिक्स पार्टीशंस बना देते हैं, उनको बाद में रन टाइम में चेंज नहीं करते। तो उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है दैट इज़ अबाउट मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल टास्क, यानी हम फिक्स्ड पार्टीशंस में डिवाइड करने के बजाय वेरिएबल पार्टीशंस के अंदर उसको डिवाइड करते हैं। ये बैच इन्वायरमेंट में यूज़ होता है। यानी इसके अंदर क्या होता है कि मेमोरी मैनेजमेंट जब फर्स्ट इंट्रोड्यूस की गई थी IBM MMBT में, तो हमारे पास जो नंबर और साइज़ थे पार्टीशंस के वो टाइम के साथ चेंज करते रहते थे। यानी ये नहीं होता था कि पहले जो साइज़ रख दिया गया वही रहेगा, नहीं, बल्कि वो टाइम के साथ चेंज होता रहता था। और जो जॉब होता था उसका एक ही सेगमेंट होता था। यानी ऐसा नहीं होगा कि एक जॉब एक से ज़्यादा सेगमेंट्स में जाएगी, जॉब एक ही सेगमेंट में रहती थी, लेकिन अब किसी भी साइज़ का सेगमेंट हो सकता था अप टू द साइज़ ऑफ मशीन, और टाइम के साथ चेंज होता रहता था। इसको पहले फिगर से समझते हैं कि हमारे पास ये फिगर है। अब फिगर में क्या है कि जब हमारे पास कोई भी टास्क आती है तो हम पहले से पार्टीशन बना के नहीं रखते, हम उस टास्क के लिहाज से पार्टीशन बना देते हैं। यानी ए अब इस साइज़ की आई है तो इस साइज़ की एक पार्टीशन बन जाएगी और ए उस सेगमेंट में फिट हो जाएगा। अब अगला जब बी प्रोसेस आएगा तो बी अपने लिहाज से जगह ले लेगा और उसमें फिट हो जाएगा। यानी पहले से फिक्स पार्टीशंस नहीं है, जो भी टास्क आती है वो अपने साइज़ के लिहाज से उसमें एडजस्ट होती रहती है। इसी तरह सी आई, सी भी सेट हो गई। अब हमारे पास जब नेक्स्ट टास्क आई डी, तो डी भी यहाँ पर एडजस्ट हो गई। तो ये हमारे पास सिचुएशन थी। अब क्या हुआ, बी ने अपनी जो टास्क कंप्लीट करना था वो कर लिया। जब बी ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया तो बी यहाँ से रिमूव हो गया। बी यहाँ से जब रिमूव हुआ तो सी जो है वो नीचे आ गया और डी यहाँ पर आ गया। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कंप्रेक्शन हो गई है, और उसके बाद जो ऊपर स्पेस थी वो फ्री हो गई फॉर ई। ई आया, ई ने अपनी जगह यहाँ पर एक्वायर कर ली। लेकिन अगर हम यहाँ से सी को रिमूव करते हैं, सी को रिमूव करने के बाद जो सी की जगह बच गई है यहाँ पर, और डी को नीचे नहीं लेके आते और एक नया टास्क आता है एफ, एफ अपनी जगह यहाँ पर ले लेता है, तो अगर आप देखें तो थोड़ी जगह हमारे पास यहाँ बच जाती है और थोड़ी सी जगह हमारे पास यहाँ पर बच जाती है। और हमारे पास अभी जो टास्क चल रही हैं वो चल रहे हैं ए, एफ, डी एंड ई। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टास्क आता है जी। जी टास्क होता है तकरीबन इस साइज़ का। यानी अगर जी को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो आधा जी इधर आ सकता है और आधा जी इधर आ सकता है। यानी जगह तो हमारे पास मेमोरी में अवेलेबल है जितनी जी की टोटल है, लेकिन वो एक जगह पे कंटिन्यूअस अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब जी को हम इसके अंदर नहीं लेकर आ सकते। जी हमारे अंदर हमारे पास इस मेमोरी में एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर आ जाती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। पहले हमारे पास जो पार्टीशन थी, फॉर एग्जांपल इस साइज़ की पार्टीशन बनी हुई है और एक प्रोसेस आया वो इस साइज़ का चल रहा है और बाकी तमाम चीज़ ज़ाया हो रही है, इसको बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। लेकिन अब एक प्रोसेस यहाँ पर आ गया, ए जिस साइज़ का था पूरी जगह उसने ले ली, इसी तरह बी जिस साइज़ का था उसने पूरी जगह ले ली। अब इनके बाहर जो जगह बची हुई है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो हमारे पास जो वेरिएबल प्रोग्रामिंग होती है, वेरिएबल टास्क एलोकेशन होती है, इसके अंदर हमारे पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मसला आता है, क्योंकि हर जो प्रोसेस होगा उसने टुकड़ों टुकड़ों में नहीं जाना, उसने एक सिंगल सेगमेंट में एलोकेट होना है। अब यहाँ पर हम डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पर एक सिंगल रेडी लिस्ट होती है, जैसे हमने देखा था कि एक सिंगल क्यू बन गई थी एंड पर, और जो जॉब होता है या जो भी टास्क होता है वो मूव कर सकता है, डिफरेंट प्लेसेस में स्वैप कर सकता है। तो डायनेमिक एड्रेस ट्रांसलेशन होती है, यानी जब हम लोड कर रहे होते हैं या रन कर रहे होते हैं प्रोसेस को, तो रन करने के बाद वो आप आगे पीछे मूव कर सकता है, लेकिन मूव पूरा प्रोसेस ही करेगा, उसके टुकड़े मूव नहीं करेंगे। और अगर हमने तमाम मेमोरी रेफरेंसेस को देखना हो या एड्रेसेस को देखना हो तो हम क्या करते हैं, एक स्टार्ट एड्रेस ले लेते हैं, बेस एड्रेस ले लेते हैं पार्टीशन, और उसके लिहाज से हम एलोकेट करते रहते हैं। अब इसके अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जो रीजन होता है वो एग्जैक्ट साइज़ का प्रोसेस ढूंढ लेता है। यानी प्रोसेस जो जाता है वो उतने अपने ही साइज़ का एग्जैक्ट रीजन वहाँ पे बना देता है। लेकिन थोड़ा बहुत होल रह जाता है, लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं करते। हम यही समझते हैं कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है वो एलिमिनेट हो गई है, लेकिन इसके अंदर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इंट्रोड्यूस हो जाती है, यानी आउटसाइड द रीजन होल्स बन जाते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास होल्स ज़्यादा बन गए हैं लेकिन नो होल इज़ बिग इनफ फॉर द रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट आई है, कोई भी होल इतना बड़ा नहीं है कि वो रिक्वेस्ट वहाँ पर रन हो, लेकिन ओवरऑल होल्स का साइज़ वो हैं, तो ये मसला बन जाता है। तो हमारे पास ये डायग्राम में शो किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया, एफ को स्वैप आउट कर दिया गया और फिर सी को यहाँ पर रन किया गया। लेकिन
इसको स्वैप आउट किए बगैर हम नई प्रोसेस को यहाँ पर नहीं लेकर आ सकते थे। तो यहाँ पर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल टास्क के अंदर जो भी प्रोसेस होता है अपने राइट साइज के हिसाब से रीजन सेलेक्ट कर लेता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एलिमिनेट हो जाती है लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इंट्रोड्यूस हो जाती है। अब क्या होता है कि जैसे ही प्रोसेस आ जा रहे होते हैं तो होल्स बनते रहते हैं फ्री स्पेस से मेन मेमोरी में, लेकिन हमारे पास जो फ्री मेमोरी की स्पेस होती है प्रोसेस को लोड करने के लिए ये अवेलेबल तो होती है लेकिन ये कंटीन्यूअस नहीं होती। जबकि प्रोसेस को कंटीन्यूअस मेमोरी चाहिए तो कंपैक्शन होता है, या कंप्रेशन कह सकते हैं या कंपैक्शन कहते हैं, जिसके अंदर हम प्रोसेसेस को कंपैक्ट कर लेते हैं, जैसे हमने इस फिगर में किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास ये प्रोसेसेस थे A, C and D, तो यहाँ पर भी जगह अवेलेबल थी, यहाँ पर भी जगह अवेलेबल थी, हमने इन C को नीचे ले आए तो इसको बोलते हैं कंपैक्शन। कंपैक्शन का प्रोसेस करने से क्या होता है कि हम प्रोसेसेस को इकट्ठा कर देते हैं, कॉन्टिन्यूअस कर लेते हैं और जो फ्री मेमोरी होती है उसको कॉन्टिन्यूअस लेके आ जाते हैं। तो कंपैक्शन जो होती है ये बहुत स्लो प्रोसेस एग्जीक्यूशन कर देती है क्योंकि कंपैक्शन का भी अपना ओवरहेड आ जाता है। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया वो ये हुआ कि हमने प्रोसेसेस को भी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, ताकि अगर हमारे पास एक प्रोसेस आता है, जी प्रोसेस आया, उसको हम दो टुकड़ों में डिवाइड कर दें, एक टुकड़ा यहाँ चल जाए और एक टुकड़ा यहाँ चल जाए। तो ये हमारे पास एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस की जो एड्रेस स्पेस होती है, प्रोसेस की एड्रेस स्पेस को हम पेजेस में डिवाइड कर देते हैं, यानी ये जो टुकड़े हैं इनको हम पेजेस बोलते हैं। और जो मेमोरी होती है जहाँ पर वो पेज हम रिजाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रेम। यानी प्रोसेस जो डिवाइड होता है वो पेजेस में डिवाइड होता है, लेकिन मेमोरी में जहाँ जाके प्रोसेस चलता है उसको हम बोलते हैं कि वो मेमोरी में एक फ्रेम है, यानी एक फ्रेम में एक पेज चल रहा होता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में जो पेजिंग है ये एक ऐसी मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है जहाँ पे फिजिकल एड्रेस स्पेस जो प्रोसेस होती है वो नॉन कॉन्टिन्यूअस हो सकती है, क्योंकि प्रोसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है तो हम प्रोसेस को नॉन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी में चला सकते हैं। तो जो फिटिंग द वेरियस साइज मेमोरी चंक्स इनटू बैकिंग स्टोर, जो बैकिंग स्टोर के अंदर हम वेरियस साइज के मेमोरी चंक्स फिट कर रहे थे उसका ये ख़त्म कर देता है मसला। यानी हमारे पास जो पुराना मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम थी जो फेस कर रही थी वो प्रॉब्लम सारे इसके अंदर ख़त्म हो जाते हैं। तो जब भी हमारा कोड फ्रेगमेंट किया जाता है या फिर जो डाटा मेन मेमोरी में रिजाइड किया होता है वो जब स्वैप आउट उसको करने की कोशिश करते हैं हम, तो हमारे पास जो स्पेस होती है वो बैकिंग स्टोर पे ढूंढनी पड़ती है ताकि जो प्रोसेस हमने स्वैप आउट करना है वो हम बैकिंग स्टोर में सेव कर दें। जो हमने पहले कॉन्सेप्ट देखा था बैकिंग स्टोर का, जहाँ पर हम प्रोसेसेस फॉर एग्जांपल इनपुट आउटपुट करना चाह रहे हैं या फिलहाल सोना चाह रहे हैं तो हम उनको बैकिंग स्टोर में ले जाते हैं। तो बैकिंग स्टोर में भी हमें क्या करना पड़ता है, स्पेस ढूंढनी पड़ती है उस प्रोसेस को रखने के लिए। तो फ्रेगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम्स डिस्कस की गई थी मेन मेमोरी में वो बैकिंग स्टोर में भी होती हैं, ठीक है। इसमें भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मच स्लोअर असेस होती है, सो कंपैक्शन इज इम्पॉसिबल। जैसे मेन मेमोरी रैम तेज़ होती है लेकिन जो बैकिंग स्टोर होता है वो स्लो होता है, तो वहाँ पर हम कंपैक्शन भी नहीं कर सकते, वो काफ़ी स्लो होती है। तो फिजिकल मेमोरी को हम क्या करते हैं, फिक्स साइज ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं जिनको हम फ्रेम्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेमोरी को हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं जो कि फ्रेम्स होते हैं, और लॉजिकल मेमोरी जो होती है वो इसी फ्रेम्स के साइज़ के टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है जिनको पेजेस बोला जाता है। यानी अगर फ्रेम हमारा 4 बाइट का एक होगा तो पेज भी हमारा एक 4 बाइट का होगा। तो हमारे पास जो साइज होता है पेज का दैट इज पावर ऑफ 2, इसको पावर ऑफ 2 में रखा जाता है क्योंकि हमारे पास जो कंप्यूटर चल रहा होता है वो बाइनरी में चल रहा होता है 0101। तो हमने पेजेस को जो साइज है वो पावर ऑफ 2 में रखना होता है ताकि हम उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकें और हमें पता चल जाए कि कितनी बिट्स से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टिपिकल पेज साइज जो होता है वो 1K से 16K होता है। ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि 1K से 16K हम टिपिकल पेज साइज रखते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि फ्री फ्रेम्स का ट्रैक हमने रखना होता है कि कौन कौन से फ्री फ्रेम है, ताकि हम उनके अंदर अब नया जो पेज आएगा वो उसको एलोकेट कर देंगे। तो अगर हमने n पेजेस का प्रोग्राम चलाना है तो हमें n फ्री फ्रेम्स चाहिए होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि n फ्री फ्रेम्स एक जगह ही इकट्ठे पड़े हों, डिफरेंट जगहों पर मेमोरी में पड़े हो सकते हैं। लेकिन n पेजेस हैं तो n फ्रेम्स होने चाहिए और एक पेज एक फ्रेम के अंदर चला जाता है। तो जब हम प्रोग्राम पेजेस को फ्रेम्स में लोड करते हैं तो हमें फ्रेम्स n फ्रेम्स ढूंढने पड़ते हैं। तो अगर हमने ट्रैक रखना हो प्रोग्राम पेजेस का मेमोरी में तो हम पेज टेबल यूज़ करते हैं। अब देखें हमारे पास फॉर एग्जांपल मेमोरी है यहाँ पर और ये हमारे पास प्रोसेस एड्रेस स्पेस है। अब ये वाला फ्रेम मैंने इधर खाली जगह थी इधर भेज दिया, ये वाला मैंने इधर भेज दिया, ये वाला मैंने इधर भेज दिया। तो अब मैंने अगर देखें तो डिफरेंट जगह पर इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है फ्री
फ्रेम्स देखते हुए। तो मुझे कैसे पता चलेगा ओवरऑल प्रोसेस को देखते हुए कि कौन सा इसका पेज कहाँ पर पड़ा हुआ है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बीच में एक टेबल बना देते हैं जिसको बोलते हैं पेज टेबल। यानी ये बताएगा कि 0 वाला जो है ये मैंने 10 पे भेज दिया है, तो 0 के आगे मैं 10 लिख दूंगा। तो ये पेज टेबल होता है जो बेसिकली बता रहा होता है कि कौन सा पेज किस फ्रेम में पड़ा हुआ है, क्योंकि हम डिफरेंट जगहों पर भेज रहे होते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जब प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है तो पेजेस मेमोरी में लोड कर दिए जाते हैं। कोई भी फ्रेम्स अवेलेबल होंगे फ्रॉम द बैकिंग स्टोर से पेजेस लोड किए जाते हैं। अब यहाँ पर ये फिगर्स दिखाई गई हैं जहाँ पे फिजिकल एड्रेस स्पेस है, फ्रेम्स हैं और पेजेस को कैसे लोड किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोसेस एड्रेस स्पेस है, फिजिकल एड्रेस स्पेस को आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है पेजेस हैं और ये हमारे पास फ्रेम्स हैं। अब क्या होता है, हम बीच में एक पेज टेबल बनाते हैं। पेज टेबल बता रहा होता है कि 0 जो पेज है वो किस फ्रेम में पड़ा हुआ है, 1 पेज किस फ्रेम में पड़ा हुआ है। तो इस तरह से पेज टेबल का काम चल रहा होता है। तो अब हमारे पास जो भी लॉजिकल एड्रेस सीपीयू जनरेट करता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। किसी भी लॉजिकल एड्रेस को, लॉजिकल एड्रेस कौन सा है, जो पेजेस वाला है, इसके अंदर हमारे पास एक पेज नंबर होता है और एक ऑफसेट होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोड है, कोड पूरा एक पेज में आ गया। अब कोड की अगर 10वीं लाइन मैंने एग्जीक्यूट करनी है तो मुझे पता चल जाएगा अच्छा पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लेकिन जो एग्जीक्यूट करना है उसका ऑफसेट है 10, यानी इस पेज पे जाओ और उसके 10 ऑफसेट पे जाके जो लाइन है वो एग्जीक्यूट कर दो। तो ये पेज बता रहा होता हूँ मैं, साथ में मैं ऑफसेट बता रहा होता हूँ कि वहाँ पर फर्दर पेज में कितना आगे जाना है। तो 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास लॉजिकल एड्रेस में। अब पेज टेबल जो होता है उसके अंदर बेस एड्रेस होता है ऑफ द ईच पेज इन द फिजिकल मेमोरी, यानी पेज टेबल के अंदर बेस एड्रेस यानी फ्रेम नंबर बता दिया जाता है फिजिकल मेमोरी का, और इस फ्रेम में आगे कितना जाना है वो ऑफसेट, हम उसको चेंज नहीं करते। यानी पेज नंबर को हम फ्रेम नंबर में चेंज करते हैं पेज टेबल की मदद से, लेकिन ऑफसेट उतना ही रहता है। तो फ्रेम नंबर जो होता है ये कंबाइन कर दिया जाता है विद द पेज ऑफसेट टू ऑब्टेन द फिजिकल मेमोरी एड्रेस। यानी पेज नंबर को हमने फ्रेम नंबर में कन्वर्ट कर दिया और ऑफसेट उसके साथ अटैच कर दिया जाता है, तो हमारे पास फिजिकल मेमोरी एड्रेस आ जाता है ऑफ द मेमोरी लोकेशन दैट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट एड्रेस बाय। जो भी हमने चीज़ असेस करनी है, ऑब्जेक्ट कोड जो भी है वो मेमोरी एड्रेस हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर अब P जो है, P हम यूज़ करते हैं प्रोसेस पेज टेबल। पेज टेबल में हम P यूज़ करते हैं इंडेक्स करने के लिए, और हमारे पास जो पेज टेबल एंट्री होती है उसके अंदर जो एंट्री होती है F, यानी ये हमारे पास P है, P के आगे हमारे पास पेज टेबल में पड़ा होगा F। इस तरह से हम इसको प्रोसेस करेंगे कि P के आगे F पड़ा होगा, यानी जो भी पेज नंबर है उसके आगे फ्रेम नंबर पड़ा हुआ होगा पेज टेबल के अंदर जहाँ पर पेज लोड किया गया है, जिस फ्रेम में पेज लोड किया गया है। अब फिजिकल एड्रेस जो होता है लोकेशन रेफरेंस बाय PD, यानी फिजिकल एड्रेस में पेज नंबर आ जाएगा हमारे पास और साथ में D आ जाएगा जो कि हमारे पास होगा जो उसका ऑफसेट होगा, इज कंप्यूटेड बाय अपेंडिंग D एट द एंड ऑफ F। यानी हमारे पास P को चेंज कर दिया जाएगा F में और F के आगे D अटैच कर दिया जाएगा, तो ये हमारे पास फिजिकल एड्रेस बन जाएगा। और जो हमारे पास P और D होता है ये हमारे पास लॉजिकल एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस में P आता है और फिजिकल एड्रेस में हमारे पास F आता है। लॉजिकल एड्रेस में हमारे पास पेज आता है और फिजिकल एड्रेस में हमारे पास फ्रेम आता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें FD लिखा हुआ है, ये है फ्रेम और उसका ऑफसेट। तो इसके लिए जो हार्डवेयर सपोर्ट होती है वो क्या होती है कि हमारे पास सबसे पहले CPU एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। जैसे यहाँ पर पेज आ गया और साथ में आ गया ऑफसेट। अब P जाएगा पेज टेबल में, वो मैच करेगा कि उसके आगे F कौन सा लिखा हुआ है और उस F को यहाँ पे अटैच कर देगा और उस F के साथ जो ऑफसेट है वो अटैच हो जाएगा और इस तरह FD से हमारे पास फिजिकल एड्रेस बन जाएगा और वहाँ से हम जाकर जो भी ब्लॉक है, जो भी ऑब्जेक्ट है, हम उसको असेस कर लेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, पेजिंग जो है ये डायनामिक रीलोकेशन की तरह होती है। डायनामिक रीलोकेशन के लिए किस वजह से होती है कि हमारे पास जो पेजेस होते हैं डिफरेंट छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं और जब हम उनको लोड कर रहे होते हैं, लोड करते हुए जहाँ जहाँ फ्रेम्स अवेलेबल होते हैं हम उनको एलोकेट कर देते हैं। तो इस वजह से इसके अंदर डायनामिक रीलोकेशन आ जाती है। जब हम पेजिंग स्कीम को यूज़ करते हैं तो हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, लेकिन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन फिर भी आ जाती है कि अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जो एक पेज से भी छोटा हो तो फिर हमारे पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ जाती है। अब पेजिंग जो है ये क्या है कि सेपरेशन कर देता है बिटवीन द यूज़र व्यू ऑफ द मेमोरी एंड एक्चुअल फिजिकल मेमोरी। यानी यूज़र को ऐसा नहीं लगेगा कि उसका जो प्रोसेस है छोटे छोटे पेजेस में डिवाइड होकर डिफरेंट जगह पर चल रहा है, बल्कि यूज़र जो है उसको एक सिंगल कंटिन्यूअस स्पेस की तरह देख रहा होगा और उसके लिए ये तमाम काम ट्रांसपेरेंटली हो रहा होगा। तो यूज़र प्रोग्राम इज स्कैटर्ड थ्रू आउट द फिजिकल मेमोरी, लेकिन जो यूज़र होगा वो उसको एक सिंगल प्रोग्राम सिंगल कंटिन्यूअस स्पेस की तरह देख रहा होगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है पेजिंग की कि हमारे पास पेज साइज है 4 बाइट्स का, यानी एक पेज जो है यहाँ पर ये 4 बाइट का पेज है और टोटल हमारे पास 4 पेजेस हैं। ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है और ये चौथा पेज है। या अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो इसकी इंडेक्सिंग इस तरह बनती है 0 1 2 3। तो हमारे पास जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है उसके अंदर 8 फ्रेम बने हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास 8 फ्रेम है।
ये इधर इन पेजेस के लिए बने हुए हैं, जो कि टोटल शुरू होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 बने हुए हैं। अब हमारे पास एक लॉजिकल एड्रेस है 1 3, तो 1 3 के अंदर पहला जो इसका पार्ट होगा P होगा वो होगा 0 1, यानी ये बता रहा होगा कि पेज 1 है, और साथ में जो उसका ऑफसेट एड्रेस होगा वो हमें बता रहा होगा कि हमारे पास कितने ऑफसेट में हमने जाना है। अब हम क्या करेंगे, P को मैच करेंगे 0 1 में, 0 1 के आगे लिखा हुआ है 6, तो हमारे पास जो F होगा, F में हमारे पास 6 आ जाएगा जो कि बनेगा 1 1 0, और साथ में हम ऑफसेट अटैच कर देंगे जो कि बन जाएगा 1 1। तो हमारे पास जो लॉजिकल एड्रेस है 0 1 1 1, इसके लिए हमारे पास जो फिजिकल एड्रेस बनेगा वो बनेगा 1 1 0 1 1। तो इस तरह से हमारे पास हम फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेशन करते हैं। तो अगर आप देखें हमारे पास जो साइज था पेज का वो बन रहा था 4 बाइट्स, तो इसका मतलब हम 2 बिट्स में पेज के नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज 2⁻² इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास 2 बिट्स में यानी 0 1 में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी पेज को इस स्कीम के अंदर। और हमारे पास जो फिजिकल एड्रेस है वो 8 फ्रेम्स में डिवाइड किया गया है, 8 फ्रेम्स में डिवाइड किया गया है, 2⁻³ हमारे पास 8 के इक्वल होता है, तो उसका मतलब हम 3 बिट्स के अंदर एक फ्रेम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 3 बिट्स में 1 1 0 जो कि 6 के इक्वल है, 3 बिट्स में हमने एक फ्रेम को रिप्रेजेंट किया है। तो कोई भी पेज हमने रिप्रेजेंट करना होगा या कोई भी फ्रेम हमने रिप्रेजेंट करना होगा तो हम उसका लॉग ले लेते हैं या चेक कर लेते हैं 2 की कितनी पावर से वो नंबर आ रहा है, तो उतनी बिट्स हम यूज़ करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।